हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। बढ़िया है सब ने। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेंगी, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, पहले मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है ये पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। और जब इतनी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी ना, तो करना कैसे है, अगर आपने ढेर सारी प्रैक्टिस की है तो वो भी पता चल जाएगा। तो तीन चीज़ें पता हो जानी चाहिए पढ़ते ही, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया ऑन तक पहुँचते पहुँचते तीन चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। जब करना कैसे है अगर आपको पता चल गया तो आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाता है, ठीक। और आधा से कम आपको पेज पे लिखना पड़ता है, वही लिखना पड़ता है जो आप याद नहीं कर सकते, ठीक। जैसा कि मैं हर रोज बताता हूँ आपको। तो चलिए आप इसे पढ़िए, फिर ट्राई जरूर कीजिए। मैं ये कहूँगा कि ट्राई कीजिए, बिना ट्राई किए ये सोचिए कि आप देख करके और सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सीखेंगे जरूर, लेकिन क्या है, वही अगले पल आप भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, आपको अपनी स्पीड भी तो इम्प्रूव करनी है। ऐसा नहीं है सीख करके भूलना है। भाई ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में बैठो और आपको लगे कि हाँ आ तो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बीच में रुक जाओ। उससे पहले कि आप ये सब प्रॉब्लम झेलना पड़े, आप डेली बाय डेली क्या करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी तो मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल मेरे HMWB बैंकिंग एग्जाम को फॉलो कर लीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी डेली बाय डेली, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अरुण ने जो है 4800 रुपए की राशि को SBI 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया, और साथ ही एक राशि और है जो X रुपए की, उसने BOB में 15% वार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि SBI के से प्राप्त ब्याज जो है BOB से प्राप्त ब्याज से 636 रुपए अधिक है, तो X का मान, ठीक। तो जाहिर सी है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप बता सकते हो, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर एक साल में 25% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा। अब ये मत कहना कि 50% मिलेगा, भाई ये इस किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो इसके निकालने के कई मेथड हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, या रेशियो मेथड यूज कर लीजिए, या सिंगल फॉर्मूला का यूज कर लीजिए कि आपको 2 साल बाद कितना मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा। भाई फार्मूला तो पता है ना, सिंगल परसेंटेज निकालना होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस XY/100। यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर पहले साल 25, दूसरे साल 25, तो कितना होगा, XY का मान 25, 25 अपॉन 100, 25 25 संयम 625। काटिए मत इसको, 50 और प्लस कितना 625, तो 6.25, 56.25। तो 2 साल में 4800 का कितना मिलेगा SBI को, 56.25। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ रेशियो मेथड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं SBI को कितना ब्याज मिलेगा। सॉरी, SBI ओ नहीं, SBI, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे और टाइम दिया रहे, तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हो वहां से। जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हो। 25% का मान आपको पता है कितना होता है। इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, एक समझ में आ गया होगा कि यहाँ से भी आप कर सकते हो।
ठीक है, तो सारे नियम कानून जानना आवश्यक है। ठीक है, तो 25% का मान आपको पता है कितना होता है, 1/4। अगर हमारा प्रिंसिपल 4 होगा तो उसका 25% मिलेगा एक साल में, मतलब 4 का 25% कितना, 1 होता है। ठीक, 1 ब्याज मिलेगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक साल में हमारा कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। फिर अगले साल भी 2 साल की बात कर रहा है, वो भी 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए, 4 चौका 16, 5 25। तो यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। कितने पे, 16 यूनिट अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 9 यूनिट ब्याज मिल रहा है। ठीक, तो अगर हमारा प्रिंसिपल 4800 हो तो कितना ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 48 और 9 × 27, कितना मिल गया, 2700 मिला। अब आगे कह रहा है कि एक जगह और इन्वेस्ट करता है, कहाँ, बीओबी में। तो बीओबी में देख लेते हैं कितना ब्याज मिलेगा हमें। तो बीओबी में कितना मिलेगा, यहाँ से भी पी एंड ए का रेशियो निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। 15% का मान कितना होता है, या ऐसी बात है कि 3/20 होता है। अगर हमारा प्रिंसिपल जो है 20 है तो 20 का 15% कितना, 3। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 23। तो 20 से एक साल में अमाउंट कितना होगा, 23 होगा। दूसरे साल भी क्या होगा, 20 से 23 होगा। तो एक बात बताइए, ये कितना हो गया हमारा, 400। ये कितना, 529। तो कितना ब्याज मिल गया, 129 ब्याज मिला। कितने पे, 400 पे। 400 यूनिट अगर हमारा प्रिंसिपल था तो 129 यूनिट ब्याज मिला। तो एक्स पे कितना मिलेगा, भाई एक्स प्रिंसिपल है तो एक्स पे कितना मिलेगा, ये हमारा हो गया SI ऑफ BOB। ठीक, ये चीज़ें मैंने बताई है कि ये आया कहाँ से भाई, ये आया कहाँ से, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे था कि मैंने 9/16 गुणित 4800 क्यों ले लिया, यहाँ से पी एंड ए का रेशियो मिल गया आपको। एक बात बताइए, पी एंड ए का रेशियो मिला कितना, 25। आप बताइए कि अगर प्रिंसिपल हमारा और अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल 16 यूनिट है तो 16 यूनिट बराबर कितना, 4800। कितना, 4800। तो एक यूनिट का मान कितना होगा हमारा, 4800/16 करोगे, यही तो करोगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 16 प्रिंसिपल था, ब्याज हमारा कितना, 9 यूनिट। तो ब्याज ही तो निकालना है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9/16 कर सकता हूँ, यहाँ 48 इधर लिख देता हूँ। तो यही तो हमने किया है कि 16 यूनिट पे ब्याज कितना, 9 यूनिट मिल रहा है, तो 4800 पे कितना मिल जाएगा, तो यही तो हमने किया। समझ में आ गया, तो जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। ठीक, जो चीज़ें ना समझ में आए वो कमेंट ऑफ करिए, ठीक है, मैं बताऊंगा कि किसे करना कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो वही किया है। अब आगे कह रहा है कि यदि SBI से प्राप्त ब्याज BOB से प्राप्त ब्याज से 636 रुपये अधिक है। तो एक बात बताओ, SBI से प्राप्त ब्याज कितना है, 2700। अब BOB से कितना है, 129/400 इंटू एक्स बराबर कितना, 636। 636 को इधर लाते हैं और इसको 129 बटा इधर लाए, तो 636 की बजाय 700 हम घटा दें तो कितना हो जाएगा, 2000। तो एक बात बताइए, 636 घटाना था, हमने कितना ज़्यादा घटा दिया, 64 ज़्यादा घटा दिया। कितना, 64 ज़्यादा घटा दिया ना भाई, 700 घटाया तो 700, 64 ज़्यादा घटाया तो इधर कितना है, 129/400 एक्स। तो अब इसको काट लेते हैं, कटेगा, एक बार जाएगा, 129, 71 6 77। तो 7 7 4 का कितनी बार जाएगा, 129 बार, 12 छंग 72, 6 बार, 9 छक 54, 6 बार जाएगा ये, कितनी बार, 6 बार। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 16 हो गया, इधर कितना, x/400। तो x का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, 16 चौका 6400, कितना हो गया, 6400। तो कौन सा सही हमारा, ये सी वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन भी बहुत नहीं, अगर आप इसे फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इतनी देर में करना है, या फिर जो मैंने सारी कहानियाँ एक एक पॉइंट लिखी वो एक एक पॉइंट लिखना है। आपको एक एक पॉइंट नहीं लिखना है, आप जितना से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। कम से कम पेज पे लिखने की कोशिश कीजिए। जितना कम से कम पेज पे आप लिखेंगे ना, तो उतनी ही जल्दी क्या होगा, आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो, डेली बाय डेली करते हो। ठीक है, तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या है, रमेश के व्यय और बचत का अनुपात, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की रेशियो दे रखा है उसने। तो आप बताओ कि अगर उसकी एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो कितना दिया है, 3 और 1, तो इनकम कितनी होगी उसकी। इनकम भी तुम बता सकते हैं, 4। बता सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम बता सकते हैं, क्योंकि इनकम, अगर आप आदमी कमा रहा है, या तो खर्च करेगा या तो सेव करेगा। खर्च कहीं भी कर सकता है, खर्च में तो सारे आएंगे। या तो सेव करेगा, या तो घर पे रखे या बैंक में रखे, कहीं भी रखे, सेव तो कर रहा है ना। तो इनकम बराबर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो एक, तो अगर हम मान ले रेशियो में दिया, हम अगर मान ले कि इसे 30x, 10 का गुणा यहाँ भी कर दिया, 10x का गुणा यहाँ भी कर दिया, और तब क्या हो जाएगा ये भाई, इनकम ये भी तो 40x होगा। ये हमारी क्या हो गई, पहले कंडीशन थी। हमने मान लिया कि इतना इतना, भाई देख लो, 10x यहाँ भी, 10x यहाँ भी, 10x यहाँ भी गुणा किया है, तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं हुई। 10 से कैंसिल होगा तो 3 1 4 रेशियो, 3 1 का रेशियो तब भी आएगा। ठीक है, कहने का जो भी गुणा करेंगे हम, उससे रेशियो में उसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर रेशियो में फर्क पड़ गया तो मतलब आपका वो कैलकुलेशन सही नहीं हुआ। ठीक है, तो रेशियो में तो कहीं फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब कह रहा है यदि उसका व्यय 25% बढ़ जाता है, बाद की कंडीशन पहले इतनी थी, अब बाद में कह रहा है कि उसकी 25% बढ़ा दिया। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कितना होगा, 7.5x होगा, 7.5x बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये अब, 37.5x हो जाएगा। कह रहा है बचत समान रहती है, मतलब बचत पहले 10x था, अब भी बचत 10x है। तो अब बताइए कि इनकम कितनी होगी। मैंने कहा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बराबर क्या, इनकम। तो 47.5 उसकी इनकम रही होगी। तो कह रहा है प्रारंभिक आय और नई आय, मतलब इनके बीच की रेशियो पूछ रहा है, तो इनके बीच की रेशियो नहीं बता सकते। 40x रेशियो 47.5 एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, ये दशमलव है तो इधर क्या करते हैं, 400 कर देते हैं, इधर कितना 475 कर देते हैं। तो कितना होगा, 16, 25 से काटा तो इधर कितना 19 हो जाएगा। 25 से काट दिया तो 16 इंटू रेशियो 19। कौन सा सही है हमारा, बी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, और आपने कर भी लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है दो मित्र हैं, रिंकू और पिंकू ने क्रमशः 4500 और 6500 रुपए का निवेश कर व्यापार शुरू किया, और उन्हें जो है क्रमशः वाई महीने और y-3 महीने तक निवेश किया। यदि उन्हें कुल जो है 10,960 रुपए का लाभ हुआ, और इसमें पिंकू का हिस्सा 5200 रुपए, तो y का मान बताना है हमें। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हमने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालना चाहें तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर यही मैं कह दूं कि टाइम का रेशियो हम निकाल लें, आप बताइए, अगर मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरिएबल है वाई और y-3। अगर दो लोगों के बीच में टाइम का रेशियो मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं भाई, y-3, यहाँ भी एक मान और टाइम का रेशियो भी मिल जाएगा तो हम y का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, रिंकू एंड पिंकू है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे बोला है कि पिंकू का हिस्सा कितना है, 5200 है, ये प्रॉफिट हो गई इसका। और रिंकू का हिस्सा कितना है, तो अगर 10,960 का प्रॉफिट हो रहा है तो 5200 अगर इसका है तो किसका कितना होगा, 5760 होगा भाई, होगा कि नहीं, इतना तो समझ में आया। अब इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं ये, इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं कितना है, 4500 ये कर रहा है और 6500 ये कर रहा है। ठीक, इतना तो है। यहाँ भी क्या है, अब हम निकाल लेते हैं इनका मान। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, 6500, ये 9 पचे 5 9 45 और 13 पचे 65, कटेगा। अगर हम रेशियो निकाल लें इनका तो कटेगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से भी कटेगा, कितना होगा, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 13 चौका 52, 130। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट के भाग दिया तो प्रॉफिट तो ऊपर है, टाइम नीचे रखा है तो भाग दे देते हैं। तो भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 13 है, यहाँ ऊपर 130 है तो यहाँ कितना 10, यहाँ कितना होगा 9, 16 9 144, 16 आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ रेशियो में कितने का मिल गया, 8 एंड 5 का मिल गया। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। और रिंकू और पिंकू के टाइम का रेशियो दे रखा है उसने, कितना टाइम का मान भी दे रखा है। यहाँ पे रिंकू कितना है y, यहाँ पे y-3। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ से एक ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। ठीक, यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, 8 में से 5 घटाया 3, अगर y में से y-3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 3 मंथ आया। तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 मंथ आया। तो यहाँ पे कितना है टाइम इसका, पी का, पिंकू का 5 मंथ हो जाएगा, और यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 8 मंथ हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो ये डायरेक्ट मेथड था। तो हमसे पूछा क्या है, वाई का मान, तो वाई का मान तो यही है ना, कौन सा, पिंकू का ही, तो 8 मंथ होगा। या फिर आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे, या ठीक है, यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो किसका, पिंकू और रिंकू और पिंकू का टाइम का रेशियो कितना दिया, 8 और 5। और यहाँ पे हमारा है कितना, यहाँ से भी तो रेशियो निकाल सकते हैं, y और y-3, यहाँ पे हमारा रेशियो है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू से भी रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं भाग दे दिया तो अब क्या आ जाएगा हमारा, गुणा कर लीजिए, 8y-8 3 24, इधर कितना 5y। ठीक, 5y और y बराबर कितना, 3y बराबर 24, तो y बराबर कितना 8 आया। और हमारा y बराबर कितना आया था, यहाँ भी तुम्हारा 8 मंथ आया, यहाँ भी y आ गया, यहाँ भी आई। तो आप जाओ जिससे मर्जी हो उससे करो, ठीक है, क्योंकि मैं रिलेट करना इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि इससे आसानी होती है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस में लाओगे ना तो ये इससे काफ़ी आसानी होती है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है,
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है 15 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन तब भी समान रहता है जब 15 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र कक्षा छोड़ देता है और 63 किलोग्राम तथा 54 किलोग्राम वाले दो नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो 15 छात्रों का प्रारंभिक औसत वजन क्या है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एवरेज नहीं पता है ना, तो हम क्या करते हैं, एवरेज हमने माना कि जो हमारा एवरेज है वो कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज वेट की बात हो रही है, तो एवरेज वेट कितना है हमारा, x मान लिया हमने। तो एक बात बताओ कि एवरेज वेट पता चल गया हमें, तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज वेट की बात हो रही है तो एवरेज वेट हमारा क्या होगा, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होता है, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही तो होता है ना हमारा। ठीक, तो अगर टोटल वेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेट में से नंबर ऑफ स्टूडेंट का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 स्टूडेंट है, एवरेज वेट में हमारा x है, तो 15 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा, 15 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना हो जाएगा। ठीक, तो आप कहोगे कि 18x। अब आगे इसने एक कंडीशन दे रखी है कि जब 75 किलोग्राम वजन वाला, तो न्यू वेट कितना होगा, न्यू टोटल वेट कितना होगा। आप ये बताओ कि एक व्यक्ति जा रहा है, 75 किलो वाला जा रहा है, लेकिन 63 किलो 54 किलो दो जोड़ रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है एक जा रहा है तो 14 हो गए, फिर दो आ गया तो 16, तो अब 16 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 18x 15 स्टूडेंट का था। अब इसी में से तो क्या गया, 75 वाला चला गया, आया कौन कौन, 63 और कौन आ गया, 54 आ गया। तो अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो 18x, ठीक, तो ये कितना होगा, 42 हो जाएगा भाई। 63 गया, 75 में से 63 गया तो अभी भी 12 माइनस का, 12 माइनस का 54 में गया तो 42, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, न्यू 16 स्टूडेंट का टोटल वेट। कह रहा है यहाँ पे उसने बोली थी कि एक कक्षा का औसत वजन तब भी समान रहता है जब ये चले जाते हैं, तो मतलब अभी भी एवरेज वेट क्या है इसका, x ही है ना, तो 16 स्टूडेंट का टोटल वेट यहाँ से निकाल सकते हैं, 16 स्टूडेंट का टोटल वेट अभी भी तो निकाल सकते हैं। भाई क्या बोल रहा है कि उसका जो है एवरेज चेंज नहीं हुआ, स्टूडेंट भले बढ़ गए, 16 हो गया, लेकिन एवरेज चेंज नहीं हुआ, तो एवरेज वही है, तो टोटल वेट तब भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 16। ठीक, ये भी क्या हुआ, 16 स्टूडेंट का टोटल वेट, ये भी 16 स्टूडेंट का टोटल वेट, तो क्या है, दोनों बराबर होंगे। तो 18x प्लस 42 बराबर कितना, 16x, तो x बराबर कितना, 42 आया, 16, यहाँ 18 कहाँ से आया भाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 18 नहीं भाई, 15 चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 15 था ना, 15 स्टूडेंट थे तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा, 15 15 सॉरी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 42 kg। ये क्या आ गया हमारा एवरेज, तो कौन सा सही है हमारा, ये ए वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, बोल 15 रहा था लेकिन दिमाग में चल रहा था 15, लिख दिया 18। ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा इसे। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ये प्रॉपर मैंने बेसिक से बताया। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली जब भी अगर सॉल्व करोगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जाहिर सी बात समझ जाओगे कि ये है कितना। ये आप डायरेक्टली माइंड में मानोगे कि एवरेज हमारा एक्स, 15 माइनस एक्स, 75 घटाओगे, दो लोग जुड़ गए, 63 और कौन 54, ये किसके बराबर हो जाएगा, 16x। ये सीधा सीधा आप माइंड में कर लोगे, और इतना सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये,
आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की उम्र का योग तन्मय और सोहन की वर्तमान उम्र के योग से 17 वर्ष कम था, और यदि 4 वर्ष बाद तन्मय और मोहन की उम्र का योग 45 वर्ष होगा, तो मोहन वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। हम मान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में इनका कि मोहन, ठीक है, तन्मय और कौन है, सोहन, इनकी जो प्रेजेंट एज है हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज। ये सब लिखना नहीं है आपको भाई, प्रेजेंट एज हमने मोहन का एम मान लिया, तन्मय का टी मान लिया, सोहन का एस मान लिया, ठीक है। तो कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की उम्र, तो 5 वर्ष पूर्व आप बताओ मोहन की उम्र कितनी होगी, इतनी, और सोहन की उम्र कितनी होगी, ये भी तो 5 साल ऐसे कम जाएगा, ठीक है। कह रहा है योग योग कर दिया। अब आगे कह रहा है तन्मय और सोहन के वर्तमान उम्र तो यही थी, जोड़ दिया। कह रहा है योग से 17 वर्ष कम है, कौन कम है, ये 17 वर्ष कौन कम है, ये कम है। अगर मैं इसमें से भी 17 घटा दूं तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, ये माइनस कितना हो जाएगा, 10 + s बराबर कितना, t + s -17। अब यहाँ भी प्लस यस है, यहाँ भी प्लस है, अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कट नहीं रहा है बात, ध्यान देना, ये कि एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक माइनस माइनस रहेगा, प्लस हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप काट दो, जोड़ में कटता नहीं है भाई, यह बात याद रखना, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एम को उधर ले जा रहे हैं, 17 को उधर लेके आ रहे हैं, तो टी माइनस एम बराबर कितना, अब ये -10 है, +17 हो जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद तन्मय और मोहन, तो 4 वर्ष बाद तन्मय प्लस 4 वर्ष बाद मोहन की उम्र कितनी होगी, 45 वर्ष बोल रहा है। तो तन्मय और मोहन का योग कितना हो जाएगा, 8 घट जाएगा, तो ये कितना होगा, 37। इक्वेशन नंबर 2। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जब सॉल्व करोगे तो ये इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही कर लोगे कि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, मतलब -10 होगा, और इधर 17 वर्ष कम है तो इधर जाएगा, तो ये माइंड में करने लगोगे, ऐसा नहीं है कि लिखना पड़ेगा, ठीक। ये भी आप माइंड में करोगे, बस इतना ही सॉल्व करना रहेगा। अगर आपको लिखना पड़ जाए तो ये क्या करते हैं, टी + m इधर लिख दिया, कितना, 37 साल, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख दिया यहाँ। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पूछ रहा है मोहन की वर्तमान उम्र, अगर हम जोड़ देंगे तो मोहन मोहन कैंसिल हो जाएगा, अगर घटा दिया हमने तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, माइनस का 2m, यहाँ माइनस का कितना आएगा, 30 आएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 15 साल। तो m का मान प्रेजेंट ईयर में कितनी है, 15 साल। तो क्या है, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें भी माइंड में होने लगेंगी, ठीक है। कि अगर पूर्व कह रहा है बाद में कह रहा है तो माइंड में ही कैलकुलेशन होने लगता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहूँगा कि सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ इसे तो करना कैसे है, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था और उसे 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को भी 25% लाभ पर बेचा गया, तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, फिर बाद में इसे रेशियो मेथड से कैसे बता सॉल्व कर सकते थे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक देख लेते हैं, पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो कह रहा है ना दो वस्तुएं हैं, तो हम मान लेते हैं पहली वाली बात हो रही है, पहली की कंडीशन ले लेते हैं। तो पहली की हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया कि हमारी कितनी है, 100x है। ठीक है, तो कह रहा है ना उसे 25% लाभ पे बेचा जाता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई, पहली वस्तु की SP1 भी होगा, SP1 मान रहा हूँ, तो 25% इसका क्या होगा, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 100x का 25% 25x हुआ, तो 100 का सामान है तो 125x में बेचेगा भाई। 25 का प्रॉफिट करना है तो कितने में बेचेगा, 25% का इतने में ही बेचेगा। अब आ जाती है दूसरी वस्तु की। ठीक है, वस्तु की इसमें क्या बोला है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था। ठीक, पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो हमने ये मान लिया, अब भाई दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, बराबर है तो यही होगा ना, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, SP2 कितना, CP2 कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे उसने एक कंडीशन दे रखी है कि दूसरी वस्तु को भी 25% लाभ पे बेचा जाता है। तो अगर आपको पता है ना कि 25% का मान कितना होता है, 1/4, अगर हमारा CP जो है कॉस्ट प्राइस 4 है, तो उसके 25% लाभ मतलब कितना, सेलिंग प्राइस कितना होगा, जाहिर सी बात है 4 की वस्तु है, इसका 25% 1 होगा, 1 के प्रॉफिट मतलब 5 के पे बेचेगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप बताओ कि हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिला, कितना मिल गया, 5 और 4। यहाँ दूसरी वस्तु के लिए बात हो रही है। ठीक, तो एक बात बताओ कि यहाँ पे हमें क्या पता है, SP2 का मान पता है, SP2 का मान कितना है 100x, तो 5 यूनिट का मान 100, तो 1 यूनिट का मान कितना 20x, तो 4 यूनिट का मान कितना 20 चौका 80, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 80x मिल गया। अब ना विश्वास हो देख लो 25% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, 20x का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक 20x बटा 80x कितना होगा 1/4, 1/4 मतलब 25%। ठीक, अब हमें कह रहा है कि कुल लाभ या हानि कुल लाभ प्रतिशत बताना है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा भाई, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 180x है, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, तो कितना होगा 225। भाई खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 45x का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो टोटल कितना का 45x का प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 180x, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा, तो ये कितना होगा 45 चौका 180, 4 25 सही हम, तो ये कितना हो गया 25% का ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो कौन सा सही हमारा, ये डी वाला। ठीक, समझ में आया। तो ये प्रॉपर बेसिक मेथड था। अब दूसरा आ जाते हैं कि हम इसे रेशियो में से मेथड से कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि हमें अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं परसेंटेज में चाहिए, अगर यहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा होता तो ये क्वेश्चन कांट भी डिटरमाइन होता, लेकिन परसेंटेज में चाहिए तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस या टोटल सेलिंग प्राइस का रेशियो भी मिल जाए, तब भी हम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बता सकते हैं। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ करनी है। तो पहली वस्तु की बात हो रही है, पहली वस्तु के लिए कितनी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि बोला है ना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बोल रहा है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। 25% का मान कितना होता है 1/4, तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 4 है तो 25% का मान कितना होता है भाई, लिख लो नहीं तो फिर कंफ्यूजन करोगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का, मतलब 1 का, 4 का 25% 1, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, जाहिर सी बात है 5 होगी, तो 4 5 का रेशियो मिल गया यहाँ से, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है,
दूसरी वस्तु के लिए बात हो रही है, दूसरी वस्तु के लिए यहाँ पे कितनी होगी, CP2 एंड SP2। तो यहाँ पे भी बोला है 25% का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ भी रेशियो क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की, 4 एंड 5 की रेशियो तब भी आएगी। भाई कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ भी 4 है तो एक का 25% का प्रॉफिट मतलब 5। लेकिन उसने एक कंडीशन दे रखी है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर है नहीं है ना, क्या है, बराबर है नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मैं यहाँ पे 5 का गुणा कर दूं, ठीक, और यहाँ पे 4 का गुणा कर दूं, तो अब तो बराबर हो गए ना, ये कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ कितना हो गया 20, अब तो बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का किया तो यहाँ पे भी 5 करना पड़ेगा, यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। तो अब हमारा मान कितना आ गया 25, यहाँ कितना आ गया 4 चौका 16। तो अब हमें क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी पता चल गई कितनी है 36 यूनिट, और टोटल सेलिंग प्राइस हमारी पता चल गई कितनी है 45 यूनिट, ठीक है। यूनिट इसलिए मान लिया कि रेशियो में। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बता सकते हो आप, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 36 पे। ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक, यूनिट का इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो 9 चौका 36, 4 25 हमेशा, तो 25% हुआ, ठीक है। ये हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे उसने रिलेट कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। रिलेट नहीं किया होता तो नहीं करते हैं, लेकिन रिलेट कर दिया इसलिए हमने क्या किया, जोड़ दिया। और वो भी मैंने बेसिक में भी बताया, ठीक, समझ में आ गया। पहले आप बेसिक करना, फिर उसके बाद आना इस पे, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। कहने का अर्थ ये है, जब चीज़ें क्लियर रहेंगी ना तो आप कोई भी मेथड आप यूज़ करोगे सब में आंसर निकाल के आओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है दो नल हैं ए और बी, टंकी को अकेले कार्य करते हुए कम से कम 14 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि अनुज ने दोनों नलों को 8 घंटे 18 मिनट तक खोल रखा और बाद में उससे पता चला कि टंकी से जो है 408 लीटर पानी बाहर बह गया, ठीक है। तो टंकी की कुल क्षमता बतानी है। तो हमको पता है कि हम क्या क्या करते हैं, ए कितनी देर में भर रहा है, 14 घंटे में, ठीक, और बी कितनी देर में भर रहा है, 18 घंटे। ये टाइम हमारा है, टाइम हमारा क्या है, रियल है। अब बात आती है टोटल वर्क की, क्या, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम क्या करते हैं, अपने से कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बताया ना टोटल वर्क हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जहाँ जो यहाँ पे होगा टाइम, उसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं वो भी मैंने बताया, ताकि अगर हम टोटल वर्क जो मान रहे हैं, अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी इफिशियंसी है वो एग्जैक्ट है। अगर हम अपने आप से टोटल वर्क हमने मान लिया कुछ भी 100 200 300 400 या एक्स से ही मान लिया 100x 50x, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हम टाइम से भाग देंगे तो जरूरी नहीं है कि इफिशियंसी हमारी जो है एक्यूरेट आए, और एक्यूरेट नहीं आएगी तो बाद में कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम जो टोटल वर्क मानते हैं उसका, वो क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेके मान लेते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं, ये हमारा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, ये हम मानते हैं टोटल वर्क। तो 14 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 126 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से कैंसिल किया है 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। तो 18 का गुणा 7 में कर दो या 14 का गुणा 9 में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कितना, ये 126 हम टोटल वर्क मान लिया। तो अब हम क्या इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि नहीं,
तो टोटल वर्क में क्या किया, टाइम से भाग दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक, तो अब हम क्या करें, टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग दिया तो इफिशियंसी आएगी, तो कितना होगा, 14 9 126, 18 7 126। ठीक है, कह रहा है कि यदि अनुज ने दोनों नलों को एक साथ 8 घंटे और 18 मिनट तक खोल रखा है, दोनों को एक साथ खोला, तो बताओ भाई कितना है, 9। इफिशियंसी इसकी ये 9 है, इसकी 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 7 16। ठीक, तो आप बताओ इफिशियंसी होती क्या है, 1 घंटे या 1 मिनट या 1 दिन में किया गया कार्य होता है। तो कह रहा है ना, यहाँ पे घंटे की बात चल रही है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे, 16 यूनिट भरेंगे। तो 8 घंटे 18 मिनट में कितना कार्य किया, तो 8 घंटे 18 मिनट, 8 घंटे 18 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 8 घंटे तो सीधे सीधे है भाई, ये मिनट वाला है तो इसको भी घंटे में चेंज करते हैं ना, तो कितना होगा, 60 से भाग दे दिया, और ये हमारा टाइम हो गया घंटे में टोटल पूरा, और ये हमारी क्या हो गई, इफिशियंसी। टोटल वर्क बराबर क्या, इफिशियंसी इंटू टाइम, निकाल लिया। तो ये कितना होगा, 6 × 3 = 18, 6 × 60, तो ये कितना है, 8.3 गुणित 16 हुआ। भाई 10 से भाग दिया तो कितना, यही तो आएगा। अब कितना, 16 × 8 = 128, और 16 × 3 = 48, 132.8 आया। कितना है, 132.8 वर्क आ गया। कह रहा है कि बाद में पता चला कि टंकी से 408 लीटर पानी बह गया। एक बात बताइए, बहेगा कि क्यों नहीं, क्योंकि हमें कार्य तो 126 ही करना था, टोटल जो वर्क था हमारा वो 126 करना था, लेकिन हमने कितना कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया। भाई जो ज़्यादा किया वही तो बहेगा। तो एक बात बताओ कि ज़्यादा कितना किया हमने, 126 करना सा हमने 132.8 कर दिया, और हमें करना कितना था, 126। यही तो हमारा क्या है, वर्क कितना ज़्यादा किया। ठीक, तो कितना ज़्यादा कर दिया, निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 6.8 यूनिट कह सकते हो, या जो भी कह सकते हो। यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं, तो 6.8 यूनिट हमने ज़्यादा किया। तो यही तो कह रहा है ना, ये 408 लीटर के बराबर, भाई यही तो बहेगा। हमें टंकी जो भरनी थी 126 टोटल वर्क करना था, लेकिन हमने क्या किया, 132, ये 6.8 जो है वो ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा जब कर दिया तो वही तो बह गया ना। ये कितना हो गया, 408 के बराबर। तो ये कितना होगा, और ये कितनी बार जाएगा, 6 × 6 = 36, 8 × 48, 4 60। तो ये कितनी जाएगा, 1 यूनिट का मान कह सकते हो, 60। ठीक है, 1 यूनिट का मान 60 कह सकते हो, तो यहाँ कितना है, 126 यूनिट है। तो टोटल वर्क कितना जाएगा हमारा, टंकी की क्षमता कितनी थी, जो हमने टोटल वर्क माना है यही तो हमारा क्या होगी, टंकी की क्षमता होगी ना, यही तो कार्य करना था टोटल। तो 126, 1 यूनिट का मान कितना, 60। तो आप बताओ कितना होगा, 12 × 72, 6 × 36, 7560 होगा लीटर। इतनी ही टंकी की क्या थी, क्षमता थी। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से जल्दी धड़ल्ले से सॉल्व करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है, आपने ट्राई किया। अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ते लिया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्या कह रहा है। ठीक है,
कह रहा है एक कार्यालय में कर्मचारी जो है 3 प्रकार के परिवहन साधन बाइक, साइकिल और कार का से आते हैं। यदि 40% जो है वो बाइक से आते हैं और साइकिल से आने वाले कर्मचारियों की संख्या कार से आने वाले कर्मचारियों की संख्या का 5/4 गुना है, तो जो कि 200 है। ठीक है, 5/4 गुना जो कि 200 है, तो उस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो हमने मान लिया कि हमारी जो टोटल कर्मचारी हैं टोटल वो 100x है, हमें पता नहीं है ना टोटल, लेकिन हाँ उसने एक चीज बोल दी है कि ये इसका 40% किस पे आते हैं, बाइक से आते हैं। अब बताओ जब 40% बाइक से आते हैं तो 60% जाहिर सी बात है किससे आएंगे, साइकिल से एंड कार से। ठीक, इतना पता चल गया। तो 100x का 40% कितना हुआ, जाहिर सी बात है 40x, तो 60% कितना हुआ, 60x। ठीक, अब आगे वो कह रहा है कि साइकिल से आने वाले कर्मचारियों की संख्या, साइकिल से आने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है कार से आने वाले कर्मचारियों की संख्या का 5/4। तो कार से आप कितने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं हमने मान लिया, तो इसका कितना 5/4 गुना जो है वो साइकिल से आ रहे हैं। तो यही तो बोल रहा है, जो कि है कितना 200, मतलब 200 के बराबर। तो एक बात बताओ, साइकिल बराबर और 5/4 कार बराबर भी क्या है, 200 है। तो साइकिल कितने हो गए टोटल हमारे, साइकिल तो 200 हो गए, इसके बराबर भी 200, साइकिल कितने हैं हमारे 200 है। अब आप बताओ 5/4 कार है, तो इसके बराबर भी तो 200 है, तो कार कितने हो गए 5, ये हो गया 40, 4 का गुणा इधर किया तो कार कितने हैं भाई 160 है, कार 160, साइकिल कितना 140। तो एक बात बताओ, कार एंड साइकिल है यहाँ पे दोनों है, तो ये कितना है, कार एंड साइकिल कितना हो गया यहाँ पे 360 हुआ, 360, और हम कह रहे हैं कि नहीं 60x है, 360 बराबर कितना 60x, तो ये कितना आएगा x बराबर कितना 6 आया, x का मान 6 आ गया। तो हम बता नहीं सकते टोटल कितने हैं कर्मचारी, तो टोटल कितने हैं 600। तो कौन सा सही है हमारा, ये ए वाला। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूँगा क्वेश्चन आप पढ़ना सीखिए, पढ़ेंगे जब तो आपको पता चलेगा कि इसमें दिया क्या है, ठीक है, और करना कैसे है और पूछ क्या रहा है। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, ये तो क्वेश्चन अब जब बार बार पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और करना कैसे है, करना कैसे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि इससे मैं क्या निकाल करके और जो पूछ रहा है मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, क्या निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, आपने पढ़ लिया होगा, ट्राई करने भी कोशिश की होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभ जो है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, कितना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है, और घनाभ का कुल आयतन जो है 6480। तो एक बात बताओ, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो होता है। ठीक, और इसने दे कितना रखा है भाई 6480 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और यहाँ पे उसने कितना दिया है, यहाँ पे उसने दे रखा है एल बी एंड एच का मान दे रखा है 5, 6 एंड 8 का। अगर मैं इसे मान लूँ कि ये हमारा 5A, इसकी लंबाई चौड़ाई 6A सेंटीमीटर, ये 8A, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए वेरिएबल सब में क्या किया हमने, गुणा कर दिया और मान लिया कि इतना इतना सेंटीमीटर सबका है। तो अब हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सब में ए है तो यहाँ कितना हो जाएगा ए क्यूब, और ये 6, 5 और 8, और तीनों के ए निकाल के हमने क्या किया ए क्यूब बना दिया। यहाँ कितना आ गया 6480, तो 6 पंचे 30,
30 का एक जीरो कैंसिल और 3 बचा है, तो 3 दूनी 6, 16 3 48। अब 8 से 8 दूनी 16, 8 7 56, 27 आ गया। तो ए का मान की कितना होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ए का मान आ गया 3। ए का मान आ गया तो हम लंबाई बता सकते हैं कितना, 15, 18 और ये कितना 24। अब हमसे पूछ रहा है कि घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इधर भी बात करे, चारों तरफ हो। तो ये हमारी क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, हमारी चौड़ाई है, और ये हमारी जो क्या है, ये ऊंचाई है। तो आप बताओ कि इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, लंबाई गुणित ऊंचाई करूँगा, ये ऊंचाई है लंबाई, तो लंबाई गुणित ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो इसका कितना होगा भाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो बी गुणित तेज। अब आप ये बात बताओ कि दो दो है ना, यहाँ जो होगा वही सेम यहाँ होगा, यहाँ जो होगा यहाँ पे भी सेम होगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, यहाँ पे देखो तो 2 LB होगा, 2 LH होगा, LH 2LH होगा, प्लस कितना होगा, यहाँ पे 2BH होगा, इतना होगा। अब देख लीजिए जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, 2H कॉमन है, कॉमन कर लिया, L प्लस बी हो गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लिया तो मान तो हमें पता है ना कितना, 2H का मान कितना है हमारा, H का मान हमें पता है 24 है हमारा, और L और B का मान कितना हो जाएगा, 15 8, तो अंदर 30 3 33 हो जाएगा। तो अब क्या कहते हैं, 24 9 48, और इधर गुणित 33 है। तो आप क्या करो कि इसका 3 निकाल के इसमें गुणा कर दो, अगर इसमें 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 3 24, 4 3 12, 144, गुणित 11 लिख सकते हैं हम। और इसको गुणा करना, 11 का गुणा करना आसान होता है। क्या करेंगे, एक को इसको रहने देंगे, इसको जोड़ लिया 8 हो जाएगा, फिर 4 1 5 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला ऐसे लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक, तो समझ में आ गया कितना, कौन सा, 1584, ए वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल था, लेकिन आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन एक पुल को जो है 40 सेकेंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म को 31 सेकेंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई पुल की लंबाई से 37.5% कम है, और ट्रेन की गति जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो जो दिया है पहले उसको आप समझ लीजिए कि दिया क्या क्या है, ठीक है। पहले इस पे आ जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई बोला है, यहाँ पे बताइए कि हम प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी मान लेते हैं, P मान लिया, LP, और यहाँ पे कितना है पुल की लंबाई, तो LB मान लिया हमने इसको, ब्रिज, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से दिया है ना परसेंटेज में, तो हम रेशियो बता निकाल ही सकते हैं, इनका इनका कितना है भाई, इनके इनके बीच का ही मान तो दिया है। तो ये बात बताओ कि 37.5% कह रहा है कम है, तो पहले बताओ 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 होता है। तो कह रहा है ना प्लेटफॉर्म की लंबाई पुल की लंबाई से, अगर पुल की लंबाई से तो नीचे,
तो ब्रिज अगर 8 हुआ तो इसका 37.5% कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 कह रहा है कम है, तो कम है तो कितना होगा भाई, 8 में से 3 गया तो 5 होगा। कौन, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 5, और इसकी लंबाई कितनी आ गई ब्रिज की, 8। तो हम इसे मान सकते हैं, मान लिया हमने इसका कितना 5x है मीटर है, और कितना 8x मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। एक बात बताइए कि ये कह रहा है कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 31 सेकंड में। तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड तो वही होगी, स्पीड तो चेंज होगी नहीं भाई, डिस्टेंस चेंज हुआ तो टाइम चेंज होगा ना, क्योंकि v बराबर क्या होता है, d/t, ठीक। तो स्पीड अगर चेंज हो रही है, स्पीड तो हमारी वही रहेगी, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है। यहाँ 40 सेकंड लग रहा है, 31 सेकंड। तो स्पीड हमको इसने दे रखी है कितनी, v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 करके हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया, ठीक। आप एक बात बताइए कि एक ट्रेन को एक पुल को पार करने में जो है वो कितने सेकंड लग रहे हैं। अब बताइए ये हमारी ट्रेन है, अगर ये पुल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये तो पता है ना भाई, ये ट्रेन की लंबाई के बराबर प्लस पुल की लंबाई के बराबर, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अभी हमारी यहाँ ट्रेन यहाँ है, ब्रिज का मुंह यहाँ है, ठीक। अब क्या किए, धीरे धीरे उसने पार कर लिया, तो हमारी ब्रिज तो यहीं रह गई। अब ट्रेन कहाँ पहुँच गई हमारी, यहाँ। तो एक बात बताइए, मुंह हमारा अब यहाँ पहुँच गया, ट्रेन का पूछिए, हाँ तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, इतना डिस्टेंस ट्रेवल की, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, LT प्लस LB, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, ठीक। तो स्पीड हमारी क्या है, जाहिर सी बात है कि ट्रेन है तो इसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसके लिए, पुल के लिए, ब्रिज के लिए क्या दिया है, ब्रिज के लिए क्या हो गया, ब्रिज के कितना डिस्टेंस चलेगी, LT प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, अपॉन अगर टाइम से भाग दे दिया तो हमारी क्या आ गई, ये स्पीड आ जाएगी, स्पीड आएगी जो कि है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। भाई स्पीड ही तो आएगी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि बात बताइए कि अब प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो प्लेटफॉर्म भी तो वही होगा। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता तब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और टाइम कितना ले रही है, 31 सेकंड। तो ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होगा, स्पीड, ये भी स्पीड दिया ही है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बराबर 20 दिखा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, LT प्लस LB बराबर कितना, 40 दूना 80 होगा, मतलब 800 मीटर। और यहाँ कितना होगा भाई, इसके बराबर भी तो यही होगा। तो यहाँ पे LT प्लस LP बराबर कितना हो जाएगा, 31 दूना 62 होगा कि नहीं भाई, बराबर तो सबके, स्पीड ये भी है, स्पीड ये भी है, स्पीड ये भी है, तो सबके बराबर। इसको बराबर भी दिखा सकते हैं, इसके बराबर दिखा सकते हैं, इसके बराबर दिखा सकते हैं, इतना तो समझ में है ना, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, LB माइनस LP बराबर कितना आ जाएगा, 800 में से 620 गया तो कितना, 180 मीटर बचा। अब आ जाते हैं इस पे कि यहाँ पे LB और LP का मान कितना था हमारा, 8x माइनस 5x, मान रख दिया 180। तो एक बात बताइए, x का मान कितना आ जाएगा, 60 आएगा। इतना तो सॉल्व कर सकते हैं भाई, 3x बराबर कितना, 180, तो x बराबर कितना, 60। तो हमसे पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा है, LP, यही तो है प्लेटफॉर्म हमारा, तो यही तो है। ये कितना हो जाएगा, 60 गुणित 5 बराबर कितना, 300 मीटर हुआ। अब चाहो तो ब्रिज की लंबाई भी पूछ लो, वो भी हम बता देंगे। तो ये कितना है, ये 300 मीटर। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, मैंने आपको बेसिक से बताया है। अब आपकी बारी है कि आप इसे रेशियो मेथड से करके आंसर दो, ठीक है।
क्योंकि आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है तो भाई सॉल्व करो और इसे देखो कि आप रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि कैसे करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है या कंटेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके और वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे ना आपको और अपनी स्पीड आप इंप्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।